to my YouTube channel. So in this particular video I will start to the physical education class 12th chapter 5 जिसका हमारा टाइटल है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ इसी चैप्टर के टॉप 25 MCQs जो कि हिंदी मीडियम में ही रहेंगे, और अगर आपका मीडियम हिंदी है तो फिर आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। एंड टॉप 25 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है जो कि करने के ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें बोला है कि आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ करने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी कि जब किसी भी बच्चे की आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है, वो बड़ा होना, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, तो वो जब वो बड़ा होता है उसके मसल्स, यानी कि हम कह सकते हैं उसके जो भी हम हाथ पैर हैं वो बड़े होते हैं, और उसका डेवलपमेंट होना, उसका विकास होना शुरू होता है। तो जब उसका विकास होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि शारीरिक गतिविधि भी करता है। जैसे कि कोई बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है, जैसे वो बाल को पकड़ता है, या हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, बैठ के चलना स्टार्ट कर देता है, तो वो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी की जो क्षमता है वो निम्न में से, इन ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शारीरिक विकास कहलाती है, या फिर सेकंड ऑप्शन में है मानसिक विकास, और थर्ड है गामक विकास, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया था इस 5th वाले चैप्टर में, तो 5th चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा था गामक विकास, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है हमारा गामक विकास। गामक विकास ही होता है जो जिसमें होता है गामक विकास में कि जब बच्चा कोई भी बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, तो वो अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा, किसी बच्चे के गामक विकास को निम्न में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे का गामक विकास हो रहा है तो उसमें क्या क्या कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुवंशिक कारक, यानी कि जो हम कह सकते हैं हेरिडिटी के थ्रू जो भी मिलते हैं उसको, और सेकेंड है पोषण, और थर्ड है मोटापा, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आनुवंशिक कारक, पोषण और मोटापा। अगर कोई भी बच्चा है उसके गामक विकास हो रहा है तो उसके गामक विकास को प्रभावित करने वाले ये सारे ही कारक होते हैं। उसको मतलब ये हो सकता है कि आनुवंशिक कारक भी हो सकते हैं वो, और पोषण भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा है कि रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर टेढ़ा होना निम्न में से किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। तो विकृति हम किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, विकृति हम कहते हैं किसी भी मतलब बेसिकली हम बीमारी को कहते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो रीढ़ की हड्डी जब पीछे की ओर हो जाती है, यानी कि कुबड़ जब पीछे की ओर निकल जाता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो एक्सप्लेन करी थी कि जब रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर निकल जाती है या पीछे की ओर कुबड़ हो जाता है और टेढ़ा होना मतलब हम ये कह सकते हैं बेसिकली पीछे हो गई रीढ़ की हड्डी। तो उसमें से इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा कारक है, कौन सा चीज़ है जिसमें रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, तो वो किस आसन संबंधी विकृति है। तो ऑप्शंस में है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्काइलियोसिस, सेकंड है काइफोसिस, और थर्ड है लॉर्डोसिस, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काइफोसिस। काइफोसिस में होता है कि रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर निकल जाती है, कुबड़ पीछे की ओर हो जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें पूछा है रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर टेढ़ा होना, यानी कि कुबड़ आगे की ओर निकलना, वो निम्न में से किस प्रकार के आसन संबंधी विकृति, यानी कि वो किस प्रकार की प्रॉब्लम, इन चारों में से क्या नाम है उस बीमारी का जिसमें रीढ़ की हड्डी आगे की ओर हो जाती है, यानी कि कुबड़ हम कह सकते हैं आगे की ओर हो जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, सेम है बिल्कुल, और उसका अपोजिट है। तो उसमें था रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, और इसमें है रीढ़ की हड्डी आगे की ओर हो जाती है टेढ़ी। तो इसमें चार ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है स्काइलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और
नेक्स्ट है थर्ड लास्ट वाला डी, नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसमें रीढ़ की हड्डी आगे की ओर हो जाती है वो है लॉर्डोसिस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आगे की ओर हो जाती है टेढ़ी, ठीक है, तो इसका हमारा सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है रीढ़ की हड्डी एक और झुकना किस प्रकार के आसन संबंधी विकृति, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक तरफ झुक जाती है। यानी अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें कि तो किसी भी नॉर्मल इंसान में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सेंटर में रहती है, बिल्कुल बीच में रहती है, लेकिन अगर हमें ये वाली बीमारी हो जाए तो रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है, या फिर वो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड झुक जाएगी या फिर राइट हैंड साइड झुक जाएगी, यानी कि उल्टा या सीधा, कहीं एक तरफ रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, बीच में नहीं रहती। तो वो कौन सी प्रकार की बीमारी है, कौन सी आसन संबंधी विकृति है। 4 ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है बिल्कुल, स्काइलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 5th का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, स्काइलियोसिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 5th क्वेश्चन का आंसर। यानी कि स्काइलियोसिस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बीच में जो रहती है वो बीच में नहीं होती, फिर वो एक तरफ झुक जाती है। वो अब कहीं भी झुक सकती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो कहीं भी झुक सकती है, बट वो बीच में नहीं होके कहीं एक तरफ झुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्काइलियोसिस। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं रीढ़ की हड्डी वाले, ये मुझे लगता है आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे और इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इन तीनों को ही, क्योंकि स्काइलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, इन तीनों को ही आपको याद रखना है कि किसमें कौन सी बीमारी होती है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और जिसमें पूछा है कि आपके मित्र को लगातार पैरों में दर्द रहता है। यानी कि आपका एक फ्रेंड है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, मित्र है आपका, और उसके पैरों में लगातार हमेशा दर्द रहता है, और उसे चलने में या फिर ज़्यादा देर तक अगर वो खड़ा रहा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अगर वो ज़्यादा देर तक खड़ा हो गया। तो आप ये बताइए कि वो किस प्रकार के आसन संबंधी विकृति से पीड़ित है, यानी कि किस बीमारी से वो गुजर रहा है, उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें लगातार पैरों में दर्द रहता है, ज़्यादा वो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस में है घुटनों का टकराना, सेकंड ऑप्शन है चपटे पैर हैं उसके, या थर्ड ऑप्शन है बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे हैं, या फोर्थ ऑप्शन है गोल या झुके हुए कंधे हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑप्शन को कहते हैं नॉक नीज, सेकंड है फ्लैट फुट, थर्ड है बो लेग्स एंड फोर्थ है राउंड शोल्डर। तो सबसे पहली बात तो यही है कि शोल्डर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पैरों का आ रहा है, तो इन तीनों में से ये कुछ लेग्स वाला आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट जो फोर्थ डी ऑप्शन है वो तो शोल्डर आ रहा है, तो शोल्डर वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हमें पता लग गया, डी तो बिल्कुल नहीं है। तो 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चपटे पैर, जिसको हम कहते हैं फ्लैट फुट। तो वो फ्लैट फुट बीमारी से जूझ रहा है, उससे ही वो फ्लैट फुट से, चपटे पैर से पीड़ित है, उसको इस नाम की बीमारी है, इस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है चपटे पैर की, इसी वजह से उसके लगातार पैरों में दर्द रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है आपकी सहेली, यानी कि अब लड़कियों की बात आ गई है। अब मित्र भी बोल सकते हैं, सहेली भी बोल सकते हैं, अभी आया था मित्र जो कि लड़कों के होते हैं, बॉयज़ के होते हैं, और अब है लड़कियों की, यानी कि जो सहेली है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो सबको देना है। तो 7th में है आपकी जो सहेली है, फ्रेंड है, मान लीजिए कि आपकी जो फ्रेंड है उसके एड़ियों में, यानी कि पैर की जो एड़ियाँ होती है ना, फीट, तो उसकी जो एड़ियाँ हैं उसमें अंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि एड़ियों में बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण उसको एड़ियाँ मिलाने में कठिनाई हो रही है, वो दोनों एड़ियों को नहीं मिला सकती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एड़ियों को मिलाने में। तो आप ये बताइए कि वो किस विकृति से पीड़ित हो सकती है, यानी कि क्या बीमारी लग रही है उसको इस टाइम। और ऑप्शंस में आपके घुटनों का टकराना, यानी कि नॉक नीज है उसको, या सेकंड है चपटे पैर, फ्लैट फुट हैं, या थर्ड ऑप्शन में है बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे हैं, बो लेग्स, और फोर्थ ऑप्शन में है गोल या झुके हुए कंधे, राउंड शोल्डर्स हैं। तो शोल्डर की तो बिल्कुल बात ही नहीं हो रही, कहाँ की बात हो रही है, एड़ियों की, यानी कि पैरों की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से कोई सही होगा आंसर। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7th का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉक नीज, जिसको हम कहते हैं घुटनों का
टकराना। अगर घुटनों का टकराना ये आपको बीमारी है या फिर किसी को भी ये वाली बीमारी लग जाती है तो उसमें क्या होता है, एड़ियों में अंतर बढ़ता रहता है और एड़ियों को मिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एड़ियों को मिलाने में। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है आपके 18 वर्षीय मित्र के घुटने के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, वो निम्न में से किस समस्या से ग्रस्त है। यानी कि आपका एक फ्रेंड है जो कि 18 साल का है, ठीक है। आप मान लीजिए कि एक आपका फ्रेंड है जो कि 18 साल का है और उसके घुटने के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसके जो घुटने ना उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। और तो आपको ये बताना है कि वो इन 4 ऑप्शंस में से किस समस्या से पीड़ित है, क्या बीमारी उसको लग चुकी है, किस समस्या से वो ग्रस्त हो चुका है। तो चारों ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है घुटनों का टकराना, नॉक नीज। सेकंड है चपटे पैर जिसको हम फ्लैट फुट कहते हैं, और थर्ड है बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे, बॉल लेग्स। और फोर्थ ऑप्शन है डी, गोल या झुके हुए कंधे जिसको हम राउंड शोल्डर्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे जिसको हम धनुषाकार टांगे भी कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो उसको कहते हैं हम बो लेग्स। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है धनुषाकार टांगे में वो टांगों का स्टाइल जो है वो धनुष आकार टाइप से बन जाता है, धनुष के टाइप से बन जाता है। घुटने होते हैं ना उनमें अंतर बढ़ता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि नई टी शर्ट का ट्रायल देते समय आपने देखा, यानी आप ये मानिए कि आपने ना नई टी शर्ट का आप ट्रायल दे रहे थे कहीं, ठीक है। आप टी शर्ट खरीदने गए, आप वहाँ पर ट्रायल दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं न्यू टी शर्ट को पहन के। तो जब आपने न्यू टी शर्ट का ट्रायल देते समय आपने ये देखा कि आपके जो कंधे हैं वो बहुत ज़्यादा गोल से दिख रहे हैं, यानी कि गोल प्रतीत हो रहे हैं आपके कंधे। तो उन गोल कंधे जो आपके दिख रहे हैं वो आपने महसूस किया कि ये गोल गोल क्यों दिख रहे हैं कंधे। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी समस्या हो सकती है जिसमें कंधे आपके गोल प्रतीत हो रहे हैं। तो चारों ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। और ऑप्शंस क्या हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है घुटनों का टकराना यानी कि नॉक नीज, और सेकेंड ऑप्शन है चपटे पैर जिसको हम कहते हैं फ्लैट फुट, और थर्ड ऑप्शन है बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे जिसको हम कहते हैं बो लेग्स, और डी वाला ऑप्शन है गोल या झुके हुए कंधे जिसको हम कहते हैं राउंड शोल्डर्स। तो अब किसकी बात हो रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गोल कंधे यानी कि कंधे गोल से प्रतीत हो रहे हैं, गोल से लग रहे हैं कंधे, तो कंधे किसे कहते हैं, शोल्डर को, यानी कि गोल कंधे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन से सिमिलर है। गोल या झुके हुए कंधे, राउंड शोल्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा है कि हमें इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें मैचिंग करनी है, यानी कि ऑप्शंस वाली मैचिंग है ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिलान करना है, मैच द फ्लोइंग है। और उसके लिए आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, यानी कि इधर की साइड ए कॉलम है और सेकंड दूसरी में साइड में बी कॉलम है। ए कॉलम में आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, और ये जो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको पढ़िए और ऑप्शंस देखिए। नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 2 का ए करेक्ट है, थर्ड का सी वाला है करेक्ट, और 4 का बी वाला करेक्ट है। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप मुझे ये कमेंट में आके बताएं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आ होगा या सा वाला या बा वाला या फिर डा वाला, कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये वाला बहुत ईजी है, अभी मैं बिल्कुल जस्ट आपको ये चारों बता चुकी हूँ, डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। और अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करें और फिर आप देखें कि क्या ऑप्शन करेक्ट है और आप मुझे बताएं, इससे आपका भी माइंड में बैठ जाएगा ये वाला अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना है कमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कौन सा विकास गामक विकास है। अब गामक विकास कौन सा होता है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, और चारों ऑप्शन हैं। एक है अस्थियां तथा मांसपेशियों का विकास जो है वो गामक विकास कहलाता है, यानी कि हमारा अस्थियां कहते हैं बोन्स को और मांसपेशियां कहते हैं मसल्स को, यानी कि अस्थियां हो गई बोन्स जो हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां मसल्स को कहते हैं। तो ये करेक्ट है। या फिर सेकंड ऑप्शन है इंद्रियों का विकास, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास, उनके विकास जो होता है वो गामक विकास कहलाता है। और थर्ड है विकार का विकास, और फोर्थ है आसन संबंधी विकृति गामक विकास कहलाता है।
या फिर आसन संबंधी विकृति होती है, जो बीमारी लग जाती है कोई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थियां तथा मांसपेशियां, जिसको हम कहते हैं बोन्स एंड मसल। इनका ही विकास गामक विकास कहलाता है। किसी भी बच्चे की जब मसल्स का और उसकी बोन्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो कहलाता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं हम गामक विकास को। ठीक है, तो गामक विकास का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि बच्चों में गामक विकास कितने प्रकार से होता है, यानी कि कितने टाइप्स का मोटर डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रंस में, यानी कि बच्चों में कितने प्रकार से गामक विकास होता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, या फिर डी ऑप्शन है 8 प्रकार से। तो आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कितने प्रकार से गामक विकास होता है बच्चों में। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोला है कि 2 प्रकार से, यानी कि 2 प्रकार से बच्चों में गामक विकास होता है। 2 टाइप से का मोटर डेवलपमेंट बच्चों में होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से, एक सूक्ष्म गामक विकास और एक स्थूल गामक विकास। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वीडियो में, जब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से होता है बच्चों में गामक विकास। एक होता है सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं माइक्रोमस्कुलर डेवलपमेंट, और सेकेंड है स्थूल गामक विकास, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा है कि चित्रकारी करना, बॉल वगैरह को पकड़ना किसका उदाहरण है, यानी कि किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के विकास में, किस टाइप के डेवलपमेंट में बच्चा जो है बॉल को पकड़ता है। और चित्रकारी वगैरह, पेन वगैरह पकड़ना, चित्रकारी में क्या होता है, ब्रश वगैरह पकड़ना सीख जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थूल गामक विकास, सेकेंड ऑप्शन है सूक्ष्म गामक विकास, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान इंद्रियों का विकास, और फोर्थ ऑप्शन है अस्थियां तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका जो हमारा 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूक्ष्म गामक विकास। सूक्ष्म गामक विकास में क्या होता है, माइक्रोमस्कुलर, जिसको हम कहते हैं माइक्रोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म गामक विकास में बच्चे की छोटी छोटी शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कि उसके हाथ वगैरह का और उंगलियों का, कान का। ठीक है, तो इस तरीके का उसके बच्चे का विकास होता है छोटी छोटी चीज़ों का, जिससे वो कुछ थोड़े थोड़े काम करने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि चित्रकारी, अगर आप उसको पेंट ब्रश दे दो तो वो थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर देगा, बॉल वगैरह को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गामक विकास, माइक्रोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा चित्र देखकर विकृति का नाम बताइए, यानी कि हमें 2 इमेज दे रखी हैं, पिक्चर दे रखी हैं 2, और उसमें हमें क्या बीमारी है, उन दोनों बीमारी का हमें नाम लिखना है। जो फर्स्ट वाली इमेज है उसमें सबसे पहले तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के इस तरीके से होते हैं, लेकिन जो सेकंड वाली है, और तो सेकंड वाले में क्या है, उसमें कोई बीमारी है, यानी कि हमें बीमारी का नाम देख के बताने कि वो कौन सी है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि बीच में जो घुटनों के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है इस वाली इमेज में, और क्या हो रहा है, वो धनुष आकार टाइप से दिख रही है, यानी कि बीच में एक अंतर बढ़ने से घुटनों के बीच अंतर बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो थोड़े से धनुष के आकार के तरह दिख रहे हैं पैर। तो इसमें हम यही लिख देंगे कि ये धनुष आकार टांगे हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेक्स कहते हैं। तो इसका तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी वाली इमेज है उसमें सबसे पहले जो है वो कोई डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम लिखना है सबसे पहले वाले पैरों में, और सेकंड वाले जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के इस तरीके से होते हैं। तो जो फर्स्ट वाली इमेज है, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है सेकंड का, तो उसमें क्या है, उसमें जो घुटने हैं उसमें मतलब घुटने टकराते हैं इसमें, और एड़ियों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। तो जब इसमें एड़ियों के बीच अंतर बढ़ता रहेगा और घुटने टकराएंगे तो इसको हम कहते हैं नॉक नी, यानी कि घुटनों का टकराना। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शंस भी आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में, क्योंकि टर्म 1 में तो सारे ऑप्शंस MCQs ही आएंगे, तो आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं वो, और आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा। और अगर आपके किसी एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे तो फिर उसमें इमेज दे रखे होगी, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे पूछा है सही का चुनाव कीजिए। क्या बोला है हमसे कि सही का चुनाव करना है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज़ करना है। तो मैचिंग दे रखी है, बेसिकली हमसे मैचिंग करनी है, और मैचिंग करके जो भी हमें करेक्ट ऑप्शन लगेगा उस पर हमें टिक करना है। तो फर्स्ट वाला जो है मैचिंग का क्वेश्चन वो है स्थूल गामक क्रियाएं, यानी कि हमें स्थूल गामक क्रियाएं बतानी है। स्थूल गामक का मतलब होता है मैक्रोमस्कुलर जो डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चे की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां उसका विकास होता है, बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है बच्चे की स्थूल गामक क्रियाएं में।
जैसे बच्चा बड़ी क्रियाएं करता है, दौड़ना, कूदना, किसी चीज़ को फेंकना, ये सब चीज़ें सीखता है। तो फर्स्ट का हमारा खा वाला करेक्ट होगा। और सेकंड है सूक्ष्म कामक विकास, इसका अपोजिट, यानी कि इसमें क्या होता है सूक्ष्म कामक विकास में, जिसको हम माइक्रो मस्कुलर डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बच्चे की छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चा जो है जैसे चित्रकारी करना, बॉल को पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना वगैरह, ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो चित्रकारी का मतलब बहुत बड़ी चित्रकारी नहीं, आर्टिस्ट नहीं बन जाता है, मतलब वो पेंट ब्रश पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्थूल कामक विकास में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गा वाला, सेकंड का गा। और थर्ड है प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक अवस्था कौन सी स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे के साल आते हैं वो हैं 3 से 6 साल, यानी कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा इसमें प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कह सकते हैं खा वाला। ठीक है, 1 का खा और सेकंड का गा। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सब मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे बोला है सही विकास को चुनिए शैशव अवस्था, यानी कि शैशव अवस्था में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार का विकास होता है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा विकास जो है वो शैशव अवस्था की स्टेज में होता है बच्चे में। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, तो ये वाला 16 का आंसर भी आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे। ठीक है, आप सर्च करिए या फिर आप अपनी बुक में, या फिर अगर आपको पता भी है पहले से तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में आके इसका आंसर बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे पूछा है शिशु काल में बच्चे कैसे सीखते हैं। जो शिशु काल होती है, शिशु काल में जो बच्चे की स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नकल करके सीखते हैं, सेकंड है अभ्यास करके, थर्ड है पढ़ने से, या फिर डी ऑप्शन में है बार बार किसी चीज़ को करने से वो सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नकल करके जो है शिशु काल में बच्चे सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है बाल्यावस्था में बच्चों का व्यवहार सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, यानी कि किससे सबसे ज़्यादा बच्चों का व्यवहार चेंज होता है बाल्यावस्था की स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर ए है मित्रों से, और बी है विद्यालय से, सी है परिवार से, और डी है सभी छात्रों से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि मित्रों से जो है बच्चे अपने फ्रेंड्स के थ्रू सबसे ज़्यादा अपना व्यवहार को प्रभावित करते हैं बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपना व्यवहार सबसे ज़्यादा मित्रों से प्रभावित करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे पूछा है किशोर अवस्था में व्यायाम सहायता करता है, यानी कि अगर किशोर अवस्था की जो एज होती है, एडोलेसेंस जो उम्र होती है ना, 13 to 19 ईयर्स, 13 से 19 साल के बीच की जो उम्र होती है, उसमें अगर हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम बेसिकली एक्सरसाइज को कहते हैं, अगर हम इस स्टेज में एक्सरसाइज करते हैं तो हमें किस चीज़ के लिए बेनिफिट होता है, किस चीज़ के लिए सहायता करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हृदय तथा फेफड़े संस्थान को मजबूत बनाता है एक्सरसाइज करना, ये फर्स्ट में जो है ये हृदय लिखा है जिसको हम दिल कहते हैं। बी ऑप्शन है आयु वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती है, थर्ड है समाज से दूर होना, और डी है इंद्रियों का दूर होना। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका करेक्ट होगा। अगर हम किशोरावस्था में व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो हृदय है, दिल है और जो फेफड़े हैं वो मजबूत बन जाते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे पूछा है सही का चुनाव कीजिए, यानी कि बेसिकली ये भी मैचिंग है और इसमें बट आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे, इसमें आपको मैचिंग ही करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एज बतानी है अलग अलग स्टेजेस की। ठीक है, जैसे फर्स्ट है शैशव काल, जब बच्चा छोटा सा होता है उसकी एज बतानी है, वृद्धा काल की, किशोर काल की और प्रौढ़ काल की और बालक काल की, इन सब की आपको एज बतानी है। तो जब शैशव काल जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब से 2 साल के बीच का बच्चा शैशव काल में आ जाता है, यानी कि फर्स्ट का जो रा वाला है लास्ट, वो करेक्ट ऑप्शन होगा 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, शैशव काल की एज होती है। वृद्धा काल की होती है जब बूढ़े हो जाते हैं काफ़ी, वृद्ध काल। ठीक है, तो उसका सेकंड का जब 60 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं तो वो वृद्ध काल में आ जाती है। तो वृद्ध काल की जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड का गा वाला। ठीक है, 60 से वर्ष से ऊपर। थर्ड है हमारा किशोर काल, किशोर काल जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एज होती है वो 13 to 19 ईयर्स के बीच की होती है। तो थर्ड का हमारा करेक्ट होगा का वाला, फर्स्ट ऑप्शन, 13 से 19 साल के बीच की जो एज होती है। फोर्थ है प्रौढ़ काल, प्रौढ़ काल में जो होती है
वो आते हैं हमारे फादर की एज, ठीक है। तो प्रौढ़ काल में आ जाती है 19 to 59 ईयर्स, ठीक है। 19 से हम कह सकते हैं 20 से, जैसे बेसिकली 20 से 60 वर्ष आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो प्रौढ़ काल का जो फोर्थ का हमारा करेक्ट है वो है ख वाला। और फिफ्थ है हमारा बालक काल। बालक काल की जो उम्र होती है वो होती है 3 से 12 वर्ष, यानी कि फिफ्थ का होगा घ वाला करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हमें मैचिंग करनी है। मैं आपके सामने आंसर लिख देती हूँ। तो इसका ये सब करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है विकृति का क्या अर्थ होता है। तो हमें बेसिकली विकृति का अर्थ बताना है। तो हम इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शरीर की बनावट विकृति का अर्थ होता है, या फिर बी ऑप्शन में है शरीर के अंग में खराबी, या फिर सी ऑप्शन में है मांसपेशियों की आकार में खराबी विकृति कहलाती है। तो इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, विकृति का जो मीनिंग होगा, अर्थ होगा, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांसपेशियों के जो आकार में खराबी हो जाती है। बेसिकली जब आकार में खराबी होती है ना, जब हमारे शरीर के अंग में नहीं आकार में खराबी हो जाती है, हमारे शरीर का आकार बिगड़ जाता है। कुछ भी आकार जिस तरीके का नॉर्मल पर्सन का आकार होता है बॉडी का, वो थोड़ा चेंज होके बिगड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं विकृति। तो उसका मतलब होता है विकृति का आकार में खराबी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर हो जाता है। तो आगे की ओर किस चीज में हो जाता है? आगे की ओर बोला है तो आगे की ओर ही कुबड़ होगा। तो इसलिए हमारा इसका 22 का करेक्ट ऑप्शन है आगे की ओर कुबड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, लॉर्डोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा चपटे पैर का क्या कारण होता है, यानी कि चपटे पैर जो हो जाते हैं फ्लैट फुट, उसका क्या रीजन होता है उस बीमारी का। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पैर की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। बी वाले ऑप्शन में है सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार, बहुत ज़्यादा वेट हो जाए इस वजह से भी हो सकता है चपटे पैर, या फिर जो सही प्रकार के जूते ना मिले इस वजह से भी हो सकते हैं। और 3rd है स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना, यानी कि जो मांसपेशियां वो बिल्कुल हेल्थी रहेंगी, तो ये कारण बन सकता है चपटे पैर का। या फिर डी ऑप्शन है ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ए और बी दोनों ही इसके करेक्ट कारण है, करेक्ट रीज़न है चपटे पैर होने के, ठीक है। क्योंकि पैर की मांसपेशी कमज़ोर होंगे फिर भी हो सकते हैं, और सही प्रकार के जूते ना मिले या फिर अत्यधिक भार हो जाए उसके कारण भी चपटे पैर हो सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है भारत में महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों को चुनो, यानी कि जो इंडिया में वीमेंस हैं वो अपने बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो क्या रीज़न है, उस रीज़न को हमें चूज़ करना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा ए में कम शारीरिक पुष्टि का होना, ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से महिलाएं कम भागीदारी दिखाती हैं अपना स्पोर्ट्स के खेलों के प्रति। सेकेंड ऑप्शन है बी वाला शिक्षा की वजह से, या 3rd ऑप्शन है अच्छी कानून अवस्था की वजह से, और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, यानी कि ए और बी दोनों ही कारण सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है। ए यानी कि कम का शारीरिक पुष्टि होने के कारण की वजह से भी, और शिक्षा कम मिलने की वजह से भी महिलाएं जो हैं कम भागीदारी दिखाती हैं अपना खेलों के प्रति, यानी कि बहुत कम महिलाएं हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं अपना स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में। तो इसका हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें भारत में महिलाओं की भागीदारी के सुधारने के उपाय को चुनना है, ठीक है। यानी कि चूज करना है कि किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है। तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है अच्छी कानून अवस्था, सेकंड है महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध, 3rd है परिवार तथा समाज का सहयोग, और 4th है सभी उपाय सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी उपाय सही हैं। अगर अच्छी कानून अवस्था होगी तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और अगर महिला की सुरक्षा का प्रबंध हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा सुरक्षा का, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और परिवार का और
समाज का सहयोग मिलेगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी उपाय सही है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है एंड इसी के साथ साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको अच्छी तरीके से समझ आए हो। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा ही बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।